हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अध्याय 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे और हमारे आज का जो चैप्टर है वो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे, किस प्रकार खर्च करे। और आपने पिछले अध्याय में पढ़ा या समझ चुके हैं आप कि अर्थशास्त्री से क्या कहते हैं, चुनाव की समस्या। वो कौन सी वस्तुएं ले, कितनी मात्रा में ले, ये सब निर्भर करता है किस चीज पर, उपभोक्ता के रुचि पर, उसके आदत पर। तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा, ऐसे समुच्चय को प्राप्त करना चाहेगा जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी उपभोक्ता कहीं पर भी कुछ भी धनराशि व्यय करना चाह रहा है तो उसके उपरांत उसे संतुष्टि मिलती है और उस संतुष्टि को वो अधिकतम करना चाहता है, तो अधिकतम संतोष उसको प्राप्त हो सके। इस सर्वोत्तम संयोग क्या होगा, यह उपभोक्ता की रुचियों और वह कितना व्यय कर सकता है, वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पर निर्भर करता है, एक तो उपभोक्ता की रुचि पर, दूसरा वह कितना व्यय कर सकता है, और तीसरा वस्तुओं की कीमतों पर, यानी वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो शायद वो कम वस्तुओं को खरीद पाएगा, वस्तुओं की कीमत कम होगी तो शायद वो अधिक वस्तुओं को खरीद पाएगा। और उसकी आय पर, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो अधिक वस्तुओं को खरीद सकता है, और वस्तु अगर उसकी आय कम होगी तो फिर वो कम वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो इन बातों पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की रुचि पर, वो कितना व्यय कर सकता है। अब व्यय कर, कुछ लोगों के पास, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपये है और एक और व्यक्ति उसके पास भी 5,000 रुपये, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों 5 के 5,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार होंगे। एक हो सकता है कि उस 5,000 में से केवल 1,000 खर्च करने के लिए तैयार है, और एक ऐसे भी हो सकता है कि उस 5,000 में से 5 के 5 खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कितना खर्च कर सकता है, और वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय, इस पर ही निर्भर करता है। अब इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो भिन्न सिद्धांत। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति कैसे करे, किस प्रकार से वो व्यवहार करे, इसके लिए दो भिन्न सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। वो दो जो भिन्न सिद्धांत हैं वो निर्भर करता है उपयोगिता पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उपयोगिता के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रारंभ करते हैं हम कि प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर कुछ बातों को हम समान मान लेते हैं या स्थिर मान लेते हैं, अन्य बातें समान रहे, ये बातें मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम सरलीकरण के लिए हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करते हैं कि उपभोक्ता केवल 2 ही वस्तुओं को खरीद रहा है, ताकि हम इसको सरलता से समझ। बहुत सारी वस्तुएं हैं तो बहुत सारी वस्तुओं को हम
एक डायग्राम में नहीं बता सकते हैं, चित्र के द्वारा हमने विश्लेषण करना है तो उस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम केवल दो ही वस्तुएं लेते हैं ताकि एक वस्तु को एक्स अक्ष पर दिखा सकें, दूसरे को वाई अक्ष पर, और सरलता से हम इसको समझ सकें। तो हम विभिन्न वस्तुओं, बहुत सारी वस्तुओं को न लेकर केवल दो वस्तु ले रहे हैं, तो सरलीकरण के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम ये यहाँ पर ऐसी समस्या पर विचार करते हैं कि उपभोक्ता जहाँ पर कि दो वस्तुएं ही खरीद रहे हैं, हम इन दोनों वस्तुओं को, जैसे एक केला और दूसरे को आम कहेंगे, और दोनों वस्तुओं की मात्रा, जैसे केले को हम दर्जन में मापते हैं मात्रा, है ना, और आम का मात्रा हम किलो में लेते हैं। तो उपभोक्ता की इन दोनों मात्राओं में से कोई भी सम्मिलित जो राशि होती है उसे उपभोक्ता बंडल कहते हैं। जैसे 2 दर्जन केले और 3 किलो आम, तो 2-3 का ये कि बंडल हो गया। तो अब इसको व्यक्त करने के लिए हम, संकेतों में व्यक्त करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम किस संकेत का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर परिवर्त यानी कि संकेत हमने क्या लिया, x1, और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम संकेत ले रहे हैं यानी कि परिवर्त ले रहे हैं x2। ये x1 x2 धनात्मक हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। शून्य कब होगा, मान लीजिए केला हमने बिल्कुल नहीं लिया तो x1 वहां पर शून्य हो जाएगा। अब एक विशेष जो बंडल है, मान लीजिए x1 x2 का हमारे पास एक बंडल है, एक विशेष बंडल हम मान लीजिए खरीद रहे हैं। इस बंडल का माप कुछ भी हो सकता है, जैसे माना वो बंडल है 5-10। 5-10 का मतलब क्या हुआ कि केले की 5 इकाई और आम की 10 इकाई। और एक और बंडल है, मान लीजिए जिसको हम करें 10-5, तो 10-5 का मतलब क्या हुआ, केले की 10 और आम की 5 इकाइयां। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो विश्लेषण, जो हमने कहा था कि यहाँ पर हम उपभोक्ता का व्यवहार का विश्लेषण 2 सिद्धांतों के आधार पर करेंगे, वो निर्भर करता है उपयोगिता पर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज है, उपयोगिता। उपयोगिता हम कहते किसे हैं, सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता यानी कि संतोष के आधार पर लगाता है जो वह उसे प्राप्त करता है। जैसे एक बिल्कुल भूखा व्यक्ति जिसने 10 दिनों से खाना नहीं खाया, उसके लिए एक रोटी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे एक रोटी भी मिल जाए उससे बहुत संतोष उसे प्राप्त होगा। जबकि एक व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, उसे एक रोटी की उसकी कोई उपयोगिता उसके लिए नहीं होगी। तो इसी तरह से आप प्यासा के बारे में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में है जून के माह में, उसके लिए एक गिलास पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी। और ये एक व्यक्ति जो बरसात में है किसी दूसरे स्थान पर, मान लीजिए वो उत्तराखंड में है और बरसात के महीने में ये एक गिलास पानी की उपयोगिता उसके लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से उपयोगिता क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, कि किसी आवश्यकता को किस प्रकार संतुष्ट कर रहा है, तभी उसकी उपयोगिता बन रही है। एक गिलास पानी कितना प्यास बुझाता है, वही उसकी उपयोगिता है। तो वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है या उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, वस्तु की उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। जितनी ज्यादा हम इच्छा करते हैं कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, जितनी ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी उपयोगिता होती है। एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है, तो उसके लिए एक चॉकलेट की उपयोगिता बहुत अधिक होगी उस व्यक्ति को किसी दूसरे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के स्थान पर। अब एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता
इस बात पर देखो, ये भी अलग चीज है, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति किस स्थान पर है। पिछले टॉपिक में हमने उपयोगिता के कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था। तो उपयोगिता की एक विशेषता तो ये है कि वो अमूर्त धारणा है, उसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बात है, हम केवल वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु 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 नहीं, वस्तु के साथ में सेवा अपने आप जुड़ा हुआ है, वस्तु और सेवा। जैसे एक बीमार व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसके बाद उसे कितनी उपयोगिता मिली उसकी डॉक्टर की सेवा की, वो जो मरीज है वही उसको अनुभव कर सकता है। उसका जो अनुभव होगा वही उसकी उपयोगिता होगी। या एक प्यासे ने एक गिलास पानी पिया, उस पानी की क्या उपयोगिता रही होगी, वो उस व्यक्ति ने ही महसूस किया, और न उसने देखा न उसने उपयोगिता को छुआ, बल्कि उपयोगिता को का उसने क्या किया, उसे आभास हुआ उपयोगिता का। उपयोगिता अनुभव की जाती है। हमने और भी चीज देखा था कि उपयोगिता व्यक्तिगत न होकर के वस्तुगत, आपने कहा था ना कि व्यक्तिगत उपयोगिता, व्यक्तिगत नहीं और वस्तुगत, वस्तुगत नहीं होती है उपयोगिता, व्यक्तिगत। जैसे एक गिलास पानी की उपयोगिता, एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी की उपयोगिता बराबर होनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन नहीं, ये वस्तुगत नहीं होती है। एक गिलास पानी की उपयोगिता दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। जो व्यक्ति प्यासा है उसके लिए तो उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, और जो प्यासा है नहीं उसके लिए उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। तो जो उपयोगिता है उसका दूसरा लक्षण क्या है कि वो वस्तुगत ना होकर के व्यक्तिगत होता है। समय और स्थान के आधार पर अलग अलग भी होता है। फिर जैसे अभी रूम हीटर की बात आई, अगर सर्दियों का समय है तो रूम हीटर की उपयोगिता अधिक होगी, गर्मियों का समय है तो रूम हीटर की उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी। आप शिमला में बैठे हैं तो रूम हीटर की उपयोगिता है, लेकिन आप बम्बई में हैं तो रूम हीटर की कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस तरीके से उपयोगिता के अलग अलग लक्षण भी होते हैं। अब उपयोगिता का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण का। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण एक मान्यता पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह माना जाता है कि उपयोगिता के स्तर को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, अंकों में माप सकते हैं। जैसे एक कमी से प्राप्त होने उपयोगिता मान लीजिए 50 इकाई उपयोगिता वो प्रदान करता है, या एक गिलास पानी से उपयोगिता मिल रही है 10 इकाई। प्रोफेसर फिशर ने जिस तरह से आपका मीटर होता है लंबाई का मात्रक और वजन का मात्रक किलोग्राम, ऐसे ही उन्होंने उपयोगिता का मात्रक भी निश्चित किया। उन्होंने कहा इसका मात्रक यूटिल होगा। क्या कहा उन्होंने? यूटिल, उपयोगिता, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मात्रक क्या बता? यूटिल, यूटिल कहा उन्होंने। जैसे 50 यूटिल, 100 यूटिल, 10 यूटिल, 15 यूटिल। तो इस तरह से गणनावाचक विश्लेषण में हम उपयोगिता को अंकों में व्यक्त करते हैं। अब इस आधार पर हम देखेंगे उपयोगिता के दो प्रकार, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, जैसे हम एक निश्चित समय में, मान लीजिए हम एक निश्चित समय में एक वस्तु की कुछ मात्राओं का उपभोग करते हैं। उन सभी मात्राओं के प्रत्येक मात्रा की पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, प्रत्येक इकाई की उपयोगिता धीरे धीरे अलग अलग मिलेगी। जैसे एक भूखा व्यक्ति है तो पहली रोटी से उसे बहुत अधिक उपयोगिता होगी उसकी, क्योंकि बहुत अधिक इच्छा होगी, तो उसे मान लीजिए 10 मिला।
दूसरी रोटी खाएगा उससे थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि अब थोड़ा भूख उसकी शांत हो चुकी है। तीसरी रोटी और ग्रहण करेगा तो उससे अब थोड़ा सी उसकी भूख और शांत हो गई, तो अब और उपयोगिता थोड़ी कम हो गई। तो इस तरीके से एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं का, जितनी मात्राओं का उपभोग किया जाए, उन सब मात्राओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल यूटिलिटी, टी से दिखाते हैं कि एक वस्तु की एक निश्चित समय में मात्राओं के योग को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पास किसी वस्तु की 5 इकाइयाँ हैं और उन 5 इकाइयों का हमने उपभोग किया। पहली इकाई से हमें 5 उपयोगिता, दूसरे से उससे कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कुल उपयोगिता कितनी मिली? इन सब का योग कर देंगे हम, 5, 4, 3, 2, 1, और सब अगर जोड़ेंगे तो 15। तो कुल उपयोगिता होगी 15। अब सीमांत उपयोगिता। अभी हमने 5 इकाई का उपभोग किया था, 5 इकाई से हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली? 15 मिली। अब हम मान लीजिए एक और अतिरिक्त इकाई यानी कि छठी इकाई का भी उपभोग करते हैं। अब हमारी जो कुल उपयोगिता है वो 15 की बजाय मान लीजिए होगी कितनी? 17। तो उपयोगिता में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि। ये 2 की वृद्धि क्यों हुई? हमने एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया। तो एक और अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से क्या हो रहा है? कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होगी उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक और अतिरिक्त इकाई के वृद्धि होने से, एक और अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से, एक और अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता को हम MU से नोट करते हैं। MU मार्जिनल यूटिलिटी। इन्होंने जैसे एक उदाहरण दिया, 5वीं इकाई और चौथी इकाई, 5 इकाई का उपभोग किया था तो कुल उपयोगिता उसको 30 मिली है। उससे पहले उसने 4 इकाई का उपभोग किया था तो उसे उपयोगिता 28 मिली थी। 4 इकाई का उपभोग करने से 28 उपयोगिता, और 5 इकाई का जब उसने उपभोग किया यानी कि 5वीं इकाई, एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो उपयोगिता बढ़कर कितनी होगी? 30। तो कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई थी? 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2। 2 की वृद्धि। ये 2 क्या है? 5वीं इकाई यानी कि जो अंतिम इकाई थी उसकी सीमांत उपयोगिता। तो MU5 बराबर क्या हुआ? MU इज इक्वल टू TU5, MU इज इक्वल टू MU5 इज इक्वल टू TU5 माइनस TU4। TU4 उससे ठीक एक पहले की। अब 5 की बजाय 4, 3, 2, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं N। तो MUN इज इक्वल टू क्या होगा? TUN माइनस TUN से ठीक एक पहले की यानी कि TUN-1। N अगर 5वीं का है तो TUN-1 क्या होगा? 5 माइनस 1 यानी कि 4 चौथी इकाई। तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। जिस इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है उस इकाई की कुल उपयोगिता में से उस इकाई से ठीक एक पहले की इकाई की सीमांत कुल उपयोगिता को हम घटा देंगे। और TU क्या होगा? TU MU1, MU2, MU3 इन सब का जोड़ होगा। पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता प्लस तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता प्लस nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता। तो इस तरीके से हम सीमांत उपयोगिता के बारे में और कुल उपयोगिता के बारे में समझ चुके हैं। आज हमने क्या क्या स्मरणीय बिंदु देखे कि हमने पहले देखा कि उपभोक्ता क्या होता है, जो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं का क्रय करता है। उपयोगिता वह गुण जो मानवीय चाहतों मतलब आवश्यकताओं, इच्छाओं को संतुष्ट करता है, उपयोगिता। इसके बाद हमने गणनावाचक उपयोगिता पढ़ा।
गणनावाचक उपयोगिता क्या होता है? गणनावाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता में क्या देखा हमने? हमने देखा कि कुल उपयोगिता जब उपयोगिता या की मात्रा को वस्तु की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी अंकों में, सरल सी बात है कि हम इसको संख्याओं में व्यक्त करते हैं। जब उपयोगिता की मात्रा को हम किस में व्यक्त करते हैं? संख्याओं में। कुल उपयोगिता एक निश्चित समय में किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर संतुष्टि का जो योग प्राप्त होता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि। कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि। आज के लिए इतना ही। आगे हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।